काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो हमारा जो विषय था शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो इसके पहले जो मेरा पहला लेसन था वो तो समाप्त हो चुका है। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे जो अगला लेसन है, मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। ठीक, तो एक नज़र हम लोग देख लेते हैं कि हमें इस जो ये विषय है या ये जो टॉपिक है मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व, इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो देखते हैं। पहला है उपयोगिता। ठीक है, तो हम लोग क्या मूल्यांकन की जो आवश्यकता है, महत्व है, ठीक है, मूल्यांकन की जो भी उपयोगिता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। और प्रशासनिक आवश्यकता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और छात्रों के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता, ऐसे ही अभिभावक और शिक्षक के लिए मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है, और सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। ये तो थ्योरेटिकल में इतना हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, बाकी इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि अंतर आ जाता है कभी कभी कि परीक्षण और मापन में क्या अंतर है, मूल्यांकन और परीक्षा में क्या अंतर है, मापन मूल्यांकन में क्या अंतर है, और परिमाणात्मक मापन और गुणात्मक मापन में क्या अंतर है। ठीक, तो अंतर की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम इन टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं। तो अभी मैंने जो चीज़ें आप लोगों को बताई हैं वो इस गाइड में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अगर कोई भी चीज़ कवर नहीं होगी तो मैं उसको अलग से लिख के बता दूंगा। ठीक, तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। लिखा है मापन एवं मूल्यांकन के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो देखिए यहाँ पे महत्व और उपयोगिता की बात की गई है। ठीक, तो मापन एवं मूल्यांकन के महत्व एवं उपयोगिता पर निम्नलिखित रूप से प्रकाश डाला जा सकता है। ठीक, लिखा है पहला, मापन एवं मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया में अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे शिक्षणोपरांत अधिगमकर्ता जो आपका छात्र होता है की उपलब्धि की जानकारी होती है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो शिक्षण के उपरांत जो भी अधिगमकर्ता की या छात्र की उपलब्धि होती है उसकी क्या होती है, जानकारी होती है। इसके बाद लिखा है कि इसके द्वारा छात्र के विभिन्न विषयों की कमजोरी मालूम हो जाती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि सेकंड पॉइंट यही कहता है कि जिस विषय में छात्र कमज़ोर है उसके विषय में भाई जानकारी मालूम हो जाती है। और अगर जानकारी मालूम हो जाती है कि वो छात्र किस विषय में कमज़ोर है तो उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उसको दूर किया जा सकता है। आगे क्या है कि मापन एवं मूल्यांकन द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों तथा शिक्षण योजना की उपयोगिता की जानकारी प्राप्त कर लेता है। शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के उपरांत शिक्षक आवश्यकता अनुसार उसमें वांछित परिवर्तन या परिमार्जन कर लेता है। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला पॉइंट है, बालक को स्वयं अपनी कमजोरी या सीखने से संबंधित कठिनाइयों एवं दुर्बलताओं की जानकारी मूल्यांकन के उपकरणों द्वारा ज्ञात हो जाती है। ठीक, अगर उसका शैक्षिक परिणाम उसके सामने आ जाएगा तो छात्र खुद ही समझ लेगा कि वो किस विषय में कमज़ोर है और उसको कौन कौन सी संबंधित कठिनाइयाँ उसके सामने आ रही हैं। वह तद अनुरूप अपने में वांछित सुधार लाने का प्रयास करता है। ऐसा ही आगे है कि मूल्यांकन एवं मापन के उपकरणों द्वारा छात्र की उपलब्धि की जानकारी उसे हो जाती है और अच्छी सफलता प्राप्त करने के बाद वह प्रेरित होकर अपने मुख्य लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है। सिंपल सा पॉइंट था। मूल्यांकन एवं मापन द्वारा छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान हो जाता है तथा छात्र की योग्यता, बुद्धि, अभिक्षमता, रुचि, व्यक्तित्व के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक, आगे शैक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन में मापन एवं मूल्यांकन के उपकरणों की विशेष उपयोगिता स्पष्ट होती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण की कक्षाओं में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों के चयन हेतु मापन व मूल्यांकन के उपकरणों यथा बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व प्रश्नावली, अभिक्षमता परीक्षण आदि का विशेष महत्व होता है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता क्या है। ठीक है, लिखा है कि आधुनिक समय में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जैसे विद्यालय में छात्रों को प्रवेश देते समय, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, शिक्षक परीक्षण, महाविद्यालयों में प्रवेश करने, औद्योगिक कर्मचारियों को भर्ती करने, सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों का चयन करने तथा बैंक के कर्मचारियों का चयन करने के लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त पठन पाठन के उपरांत छात्र छात्राओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना पड़ता है तथा इन सभी प्रकार की परीक्षाओं एवं उपलब्धि मूल्यांकन के लिए हमें उपलब्धि परीक्षण का उपयोग या प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार उपलब्धि परीक्षण का उपयोग एक अध्यापक, शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक तक ही सीमित न होकर चिकित्सा शास्त्री, अनुसंधानकर्ता, सैनिक अधिकारी,
तथा शिक्षा के अधिकारियों तक प्रचलित है। यहाँ हम संक्षेप में कुछ प्रमुख उपयोगों पर प्रकाश डालेंगे। पहला है शैक्षिक स्तर की जांच करना, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों का चयन, वर्गीकरण एवं नियुक्ति करने में प्रयोग, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत एवं उपचारात्मक शिक्षण, अध्यापक एवं शिक्षण पद्धतियों का मूल्यांकन, शिक्षण में सुविधा, छात्रों को अभिप्रेरणा, विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के लिए उपयोगी, छात्रों के समायोजन में सहायक। ठीक, तो ये जो प्रशासनिक आवश्यकता थी, यहाँ पे ये पॉइंट्स थे इसके अंतर्गत कुछ। अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न पर। लिखा है कि छात्रों के लिए मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। तो भाई उसकी अच्छाई और कमियों का भाई ज्ञान हो जाता है, और यह ज्ञात हो जाता है कि उसकी योग्यता में कैसा सुधार हो, और समय तत्परता के गुण का विकास हो जाता है, अपनी प्रगति की जानकारी हो जाती है, प्रतिस्पर्धा की भावना का उदय होता है, और मूल्यांकन के आधार पर छात्र पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। छात्र में आत्मसंतोष एवं आत्मविश्वास के गुणों का निर्माण हो जाता है। मूल्यांकन के द्वारा प्रत्येक छात्र के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मूल्यांकन छात्र को यह जानने में सहायता प्रदान करता है कि उससे अपने व्यवहार को किस प्रकार विकसित एवं परिवर्तित करना चाहिए। ये हो गया। आगे शिक्षक के लिए मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। तो मूल्यांकन के द्वारा क्या होगा कि जो शिक्षक को अपनी शिक्षा की योजना, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण के उपकरणों की सफलता एवं असफलता का ज्ञान होता है। शिक्षक को शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति या अप्राप्ति का स्पष्ट बोध होता है। शिक्षक इस बात को ज्ञात कर सकता है कि उसकी शिक्षण विधियाँ कितनी उपयुक्त हैं। शिक्षक को छात्र की उपलब्धि का ज्ञान होता है, और शिक्षक को छात्रों की सहायता करने का अवसर प्राप्त होता है। आगे है परीक्षा सुधार हेतु मूल्यांकन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। परीक्षा सुधार हेतु तो मापन का उद्देश्य विद्यार्थियों को अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना ही नहीं, वरन इसका लक्ष्य परीक्षा प्रणाली में सुधार करना भी है। इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति तभी हो सकती है जब उस सारे ज्ञान की जांच कर ले जो छात्रों को पढ़ाया गया है, तथा जो ज्ञान जांचना होता है उसे भी भली प्रकार पढ़ाना अध्यापक का कर्तव्य होता है। दूसरे शब्दों में, परीक्षा लेने से पूर्व हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमें परीक्षा का क्षेत्र कहाँ तक सीमित रखना है, छात्रों को कितना ज्ञान दिया जा चुका है तथा किस रूप में दिया गया है, बालकों में कौन कौन से व्यवहारिक परिवर्तन किए जा चुके हैं जो उनकी प्रगति के सूचक हैं आदि। परीक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बालकों में अपेक्षित व्यवहारीय परिवर्तन हुए भी हैं अथवा नहीं, यदि हुए हैं तो किस सीमा तक, और अगर नहीं हो पाए हैं तो क्यों। चूँकि परीक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, इस दृष्टि से उसके व्यवहार में ऐसे परिवर्तन लाए जाए जो उसके स्वयं की तथा समाज की दृष्टि में से उपयोगी हों। साथ ही उसे सीखने के अनुभव भी व्यवस्थित क्रम में प्रदान किए जाए। इसके विपरीत यदि उन्हें उचित अनुचित समुचित ढंग से प्रदान नहीं किए जाते, तब हमारी परीक्षा का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। ठीक, ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग अपने 6वें प्रश्न पर बात करते हैं। तो लिखा है सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। पहला है कि समाज को प्रचलित शिक्षा के स्तर का ज्ञान होता है। ठीक, कि समाज में या प्रचलित जो शिक्षा है वो क्या है। समाज शिक्षा के स्तर को उठाने का प्रयास कर सकता है। मूल्यांकन से किसी देश समाज की प्रगति का ज्ञान होता है, क्योंकि प्रगति साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से ज्ञात होती है तथा इसका आधार शिक्षा व्यवस्था है। मूल्यांकन द्वारा ज्ञात होता है कि शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्यों एवं पाठ्यक्रम में समाज का कितना प्रभाव है। मूल्यांकन द्वारा ज्ञात होता है कि छात्र की अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ, शारीरिक कुशलताएँ आदि समाज के हित में हैं अथवा नहीं। तो ये पॉइंट्स थे हमारे। आगे देखिए, यहाँ पे अंतर का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखा है मापन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करिए। तो चलिए यहीं पे देख लेते हैं। पहला है कि भाई जो मापन होता है भाई उसका क्षेत्र संकुचित है और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। मापन एक सामान्य शब्द है, जहाँ मूल्यांकन की एक तकनीकी शब्द है, यानी टेक्नोलॉजिकल शब्द है। मापन एक साधन है, ठीक है। मूल्यांकन अपने आप में एक साध्य है, डेस्टिनेशन है। मापन किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता। मूल्यांकन के बाद किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। अगला है कि मापन का कार्य साक्ष्यों का एकत्रीकरण है, ठीक है। वहीं मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। मापन में अधिक धन एवं श्रम की आवश्यकता नहीं होती, वहीं मूल्यांकन में अधिक धन एवं श्रम की आवश्यकता होती है। मापन
पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है, मूल्यांकन जो होता है उद्देश्य केंद्रित होता है। ठीक, ऐसे ही आगे है कि मापन शिक्षा का एक अभिन्न अंग नहीं हो सकता, लेकिन मूल्यांकन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। मापन किसी भी समय किया जा सकता है, मूल्यांकन मापन के बाद ही किया जा सकता है। मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर नहीं की जा सकती, जबकि मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर की जा सकती है। ठीक, तो मापन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट यहाँ पे हो चुका है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, 5-6 अंतर तो एकदम दिमाग में रखिए कि आपको याद ही हो जाए। आगे है कि परीक्षण एवं मापन का अंतर स्पष्ट करिए। ये क्या है, सीबी गुड थे उन्हीं अनुसार क्या था। तो परीक्षण एक व्यापक शब्द है। ठीक है, परीक्षण और मापन में अंतर। तो परीक्षण एक व्यापक शब्द है, यह शिक्षालय द्वारा शिक्षालय पद्धति में मूल्यांकन करने वाली प्रक्रियाओं को क्रम से लागू करने वाली किसी सुसंगठित योजना की ओर संकेत करता है। इसमें परीक्षाओं, प्रमुख तौर पर वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का चयन, प्रशासन, अंकन तथा व्याख्या सम्मिलित रहती है। परीक्षण वह वस्तुनिष्ठ एवं मानवीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों, योग्यताएं, उपलब्धियां, क्षमताएं, रुचि एवं व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक, और परीक्षण और मापन में अंतर यहाँ पे दिया हुआ है, चार्ट के माध्यम से समझेंगे। लिखा है कि परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान किया जाता है, वहीं मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। और परीक्षण का जो क्षेत्र होता है संकुचित होता है और मापन का क्या होता है, व्यापक होता है। और परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है और इसका केवल भौतिक गुणों से होता है, यानी मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। और परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है। मापन में भौतिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। और परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पदों को मानवीकृत करके उपयोग में लाया जाता है। मापन में वस्तुओं को नियमानुसार संख्यात्मक रूप प्रदान कर परिभाषित किया जाता है। ठीक, तो मापन मूल्यांकन में अंतर हो गया, परीक्षण और मापन में, परीक्षण मापन में हो गया। आगे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो लिखा है कि मापन एवं मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया की धुरी है। इसको आपको स्पष्ट करना है कैसे। तो मापन एवं मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया की धुरी है। समस्त शैक्षिक प्रक्रिया जैसे शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण विधियों, अधिगम, बालक एवं शिक्षक सभी का प्रत्येक स्तर पर निरंतर मूल्यांकन करता रहता है। शिक्षण प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्य सीखने वाले बालक होते हैं कि प्रारंभिक योग्यता, शिक्षण विधियां तथा मूल्यांकन के बीच एक कड़ी बन जाती है। ठीक, तो इस प्रकार जो मापन एवं मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया की धुरी है। आगे है कि मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किस किस को होती है। तो अब छात्र, शिक्षक, अभिभावक, समाज सभी के लिए है। ठीक है, मूल्यांकन की अभिभावक को क्या आवश्यकता है। तो अभिभावक को क्या होता है कि अपने बच्चे की वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है और मूल्यांकन द्वारा प्राप्त प्रगति पत्र से अभिभावक को अपने बच्चे की योग्यता, रुचि, निष्पत्ति आदि गुणों का ज्ञान हो जाता है। अभिभावक अपने बच्चे की कमियां ज्ञात करके उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। अभिभावक मूल्यांकन द्वारा अपने बच्चे की योग्यता के अनुरूप व्यवसाय का चयन करते हैं। अभिभावक को अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाकर उसको सुख एवं संतोष का जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक, तो ये थे 5 पॉइंट्स। आगे है जेम्स एम ली के अनुसार मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन क्या है। इन्होंने कहा है कि भाई विद्यालय, कक्षा और स्वयं छात्रों द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जांच ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन छात्र को अपने अधिगम में पथ प्रदर्शित करना है और उसे सत्य की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता देना है। ठीक है, तो ये जेम्स एम ली के अनुसार था। आगे है ब्रैडफील्ड एवं मर्डोक के अनुसार मापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है। इन्होंने कहा है कि मापन किसी घटना या तथ्य का प्रतीक निश्चित करने की प्रक्रिया है जिससे कि उस घटना या तथ्य की वस्तु स्थिति संक्षिप्त एवं स्पष्ट रूप से व्यक्त की जा सके। मूल्यांकन में किसी घटना या तथ्य का प्रतीक निश्चित किया जाता है जिससे किसी सामाजिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक मापदंड के संदर्भ में उस घटना या तथ्य का मूल्य या कीमत ज्ञात की जा सके। ठीक, तो आप लोगों ने अभी परीक्षण और मापन में क्या अंतर है ये मतलब आप लोगों ने पढ़ लिया है। मापन और मूल्यांकन के बारे में पढ़ लिया। तो यहाँ पे 2 हैं, मूल्यांकन, परीक्षा में क्या अंतर है, चलिए इसको देखते हैं। तो मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन का क्षेत्र अभी आपने पढ़ा व्यापक और विस्तृत होता है। ठीक है, मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक और विस्तृत, और परीक्षा का होता है संकुचित। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कि मूल्यांकन भाई ये अत्यधिक विश्वसनीय है एवं वैध है, जबकि परीक्षा कम विश्वसनीय और वैध है। ठीक, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है भाई ये सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये परीक्षा क्या होता है, एक निश्चित समय में आयोजित की जाने वाली प्रक्रिया है। और
मूल्यांकन में बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा व्यवहार का निर्धारण किया जाता है। और परीक्षा के द्वारा भाई बालक की केवल शैक्षिक योग्यता एवं कुशलताओं का पता लगाया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे परिमाणात्मक मापन और गुणात्मक मापन में क्या अंतर होता है। तो परिमाणात्मक में क्या होता है कि सभी इकाइयों का संबंध शून्य बिंदुओं से होता है, ठीक है। सभी इकाइयों का जो संबंध होता है वो शून्य बिंदुओं से होता है। और गुणात्मक मापन में कोई शून्य बिंदु नहीं होता है, शून्य बिंदु इसमें नहीं होता है। और परिमाणात्मक में क्या होता है कि इसमें निश्चित एवं निरपेक्ष मूल्य की इकाइयाँ होती हैं। और इसमें क्या होता है गुणात्मक में कि इसमें अनिश्चित तथा सापेक्ष मूल्य की इकाइयाँ होती हैं। और परिमाणात्मक में क्या होता है कि वस्तु की संपूर्ण मात्रा या परिमाण का मान संभव है। और इसमें क्या है गुणात्मक में आंशिक गुण का मान संभव है। और ये क्या होता है परिमाणात्मक मापन वस्तुनिष्ठ होता है और ये आत्मनिष्ठ होता है, ठीक है। तो ये हो गए अंतर। बाकी जो इस टॉपिक के अंतर्गत जो आप लोगों को पढ़ना था, मैंने कोशिश की कि सभी चीज़ें कवर हो गई होंगी, ठीक है। बाकी कोई चीज़ आपको लगती कि वो चीज़ नहीं पढ़ाया गया है, अगर कहीं से आपको मिलती तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक। कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं से भी पढ़िए। और बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।